ठीक है, तो तकरीबन तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और कुछ बच्चों ने कहा है कि हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए या हम आज ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दूँगा। और रिकॉर्डिंग की मैं लिंक बेसिकली रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँगा फेसबुक ये अपना वो यूट्यूब पर, और उसकी जो लिंक होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिर अपने अगर फ्रेंड्स वगैरह में आप अपना शेयर करना चाहें, तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे अभी भी इंटर हो रहे हैं, बस थोड़ा वेट करें, हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बोर्ड क्लियर नहीं है, ठीक है? तो बोर्ड की जो पिक्चर्स होंगी या जो मैं समझाऊँगा, तो ये कैमरा ऑटो फोकस करके ये चीज़ें क्लियर दिखाएगा, और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं अपने निकाल कर पिक्चर्स निकाल कर सही से मैं आपको सेंड कर दूँगा, इसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही है? तो आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। तो 2021 के अंदर जो मेरा स्कोर था एमडी के, वो था 163, और उस टाइम के अंदर ये जो थे पीएमसी वाले किसी को पास भी नहीं कर रहे थे। और ऐसे भी हुआ था कि पहले जिनका स्कोर था कुछ और, उसके बाद जो है पीएमसी ने स्कोर चेंज भी किया था, यानी कि किन का बढ़ गया था और किन का कम हो गया था। और एक लड़का था, मेरा दोस्त था, उसका पहले 152 था स्कोर ड्यूरिंग 2021। फिर जब पीएमसी ने स्कोर चेंज किया तो उसका स्कोर 152 से डायरेक्ट हो गया था 170, और मेरा स्कोर था 158। 158 था, 158 से जो है वो 163 चला गया, यानी कि उससे मैं फिर पीछे हो गया। तो ये होती रहती हैं ये चीज़ें, और एमडी गेट में ये चीज़ें आप जो है आप देखोगे ना, जैसे-जैसे आपका टेस्ट करीब आएगा, आपको एडवर्टाइज़मेंट आना शुरू हो जाएँगी कि टेस्ट अब हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है, सिलेबस से बाहर चीज़ें आएँगी, और ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर जो है ना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्टडी पर जो है वो फ़ोकस रखें और अपनी तैयारी अच्छी करें। जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, बस आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। पढ़ते सारे जो है ना बुक्स सेम ही है। बुक्स सब सेम पढ़ते हैं, हर कोई जो है प्रैक्टिस करता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। जब आप टेस्ट के अंदर बैठोगे तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपने नॉलेज पढ़ा है वो आप कितना वहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है? वहाँ पर डरना नहीं है, ये नहीं कि मैंने ये चीज़ नहीं करी, ये चीज़ मिस हो गई। ठीक है? तो अभी ये चीज़ें बाद में बात करेंगे हम। तो आज हम चलेंगे पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड ईयर से। ठीक है? और ये अकॉर्डिंग टू जो न्यू बच्चे जॉइन हो रहे हैं वो अपना माइक और वीडियो ऑफ रखें। अदरवाइज़ किसी ने अपना माइक या वीडियो ऑन की तो मैं उसे रिमूव कर दूँगा। सही है? तो हम चलेंगे इंटर से, और ये अपना दूसरे प्रोविंस के अंदर ये फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है आई थिंक। ठीक है? और पीएमसी के सिलेबस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आपका जो है वो सिलेबस स्टार्ट है। तो इस लॉ के अंदर जो-जो चीज़ें आती जाएँगी, जैसे कि हीट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ गया, कन्वर्शन वगैरह आ गई है, जो भी कैलकुलेशन होगी या किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है? फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपने लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कंजर्वेशन है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है लॉ की। जो-जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो आपको यानी कि ध्यान से सुननी है, और क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा क्योंकि पास्ट पेपर्स किए हुए हैं हमने, और अपना डेली में एक ग्रुप में एडमिन हूँ, तो वहाँ पर मैं फिज़िक्स सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को, तो वो जो ये चीज़ें मैं काफ़ी ऐसी बताऊँगा आपको जो डायरेक्ट एंट्री की होंगी या फिर जो प्रैक्टिस में वो काम आएँगी। तो ठीक है, तो ध्यान से आप सब सुनें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की यानी कि एक फॉर्म है। ठीक है, अभी ये किस तरह से लॉ ऑफ एनर्जी आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी एक दूसरी स्टेटमेंट है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड आर द सेम। कायनात जब से बनी है, इसकी जो शुरू में एनर्जी थी ना, वो अभी तक वही है, कांस्टेंट है। ना इंक्रीज़ हुई है, ना डिक्रीज़ हुई है। ये चीज़ें याद करने की है, और ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अभी ये थर्मोडायनामिक्स पर किस तरह से एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग व्हिच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज़ सिस्टम। अब किसी भी चीज़ पर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है?
तो ये हमने यहाँ पर एक आइडियल गैस है, नॉर्मली सिस्टम के अंदर आइडियल गैस प्रेजेंट होती है। तो सपोज करो कि उसके अंदर एक आइडियल गैस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यही हमारा सिस्टम है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है बाहर से हीट देते हैं, ठीक है। अब बाहर से जैसे हम हीट देंगे तो ये सिस्टम है, इसके ऊपर हमने एक पिस्टन रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ जो है वो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ इनके पास एनर्जी चली जाएगी, जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और उसे डिनोट करते हैं हम डेल्टा यू से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हीट दी, वो कुछ मिली इन मॉलिक्यूल्स को जिसको हमने डिनोट किया डेल्टा यू से, और कुछ वर्क डन होगी, यानी कि पिस्टन ये ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा बहुत पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक, यानी कि सिस्टम पर वर्क हुआ। अब हमारे हीट देने से क्या हुआ देखें, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, हमने इसको एनर्जी दी, क्या दो चीजें मिली आउटपुट में, क्या मिला, एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की और दूसरा वर्क डन हुआ, ठीक है, ये दो चीजें हुई है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म। अब इसके हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ने, यानी कि आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, और अपना एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, और इस ये एंट्री में सवाल आते भी हैं। जो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में से डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से आते हैं। जैसे कि एक सवाल है कि वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये बुक की लाइन है, और ये सीधी सीधी लाइन एक मरतबा आ चुकी है आपके पास, ये अपना एमडी गेट के अंदर पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी के अगर कम या ज्यादा होने से वर्क किस तरह से होता है, ठीक है। चार प्रोसेसेस हैं, वो नॉर्मली आपको पता है, मैंने बताया लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या है, बेसिकली एक फॉर्म है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जब आप क्या करेंगे, हीट देंगे किसी सिस्टम को, सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, आइडियल गैस, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये पिस्टन पर ये अपना मॉलिक्यूल्स अपना इसको ऊपर जो है वो यानी कि फोर्स लगाएंगे, तो ये वर्क डन भी होगा, ठीक है। तो डेल्टा क्यू बराबर किसके होगा, हमें किसके मिलेगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये जो है अपना, मैंने बताया आपको कि क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, इक्वेशनल फॉर्म, ठीक है। अब जो आप एप्लीकेशंस पढ़ते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, वो कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताऊं। तो एक आप पढ़ते हो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो मींस सेम, कोरिक मींस वॉल्यूम, कोर मींस वॉल्यूम, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो उसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर जो इसका इक्वेशन का फॉर्म जो हमने लिखा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमें कितना मिलेगा, ये हमें जो है इक्वेशन कैसी हो जाएगी इस प्रोसेस के लिए, ये हमें देखनी है, और इसका ग्राफ भी देखेंगे। ये चीजें मैं जो है ना वो आपको मोटिवेटिव चीजें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखें, यहाँ पर आइसोकोरिक है, यानी कि कोर मींस वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है, यानी कि सपोज करो पहले वॉल्यूम जो V1 है वो V के बराबर है, तो बाद में भी V2 किसके बराबर होगा, V के। तो जब हम चेंज निकालेंगे तो चेंज किसके बराबर होती है, V2 माइनस V1। तो जब आप इसकी चेंज निकालोगे, यहाँ पर भी V रखोगे, यहाँ पर भी V रखोगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर जो है इस इक्वेशन के अंदर आप इसके वैल्यू पुट करके देखें, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अभी आपने एक इक्वेशन और पढ़ी होगी, डेल्टा डब्ल्यू जो होता है ना हमारा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के अंदर, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, ये वर्क का फार्मूला है फॉर थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो अभी ये डेल्टा डब्ल्यू सॉरी डेल्टा वी किसके बराबर है, 0 के। तो जब ये हम यहाँ पर रखेंगे
देखें डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर पी डेल्टा वी किसके बराबर है हमने निकाला 0 के। तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा 0। डेल्टा क्यू हमें कितना मिलेगा, डेल्टा क्यू हमें मिलेगा डेल्टा यू के बराबर। तो अभी इससे सवाल किस तरह से आएंगे, जो एमसीक्यूज कॉमन आपने देखे हुए होंगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वर्क डन इज 0। ऑप्शंस होंगे एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, आइसोकोरिक। ठीक है। अच्छा, और दूसरा सवाल जो है वो एक इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, ये देखें ग्राफ। ठीक है। अच्छा, ये जो हम निकालते हैं अपना एक यानी कि ये ऊपर पिस्टन रखा हमने, इसके अंदर सिस्टम जो हम ऑब्जर्व करते हैं कॉमनली क्या होता है, आइडियल गैस होती है, ये मैंने आपको बताया है। और एक चीज आपने याद कर लेनी है, आइडियल गैसेस के अंदर ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, उनके जो आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये इक्वेशन देखी है आइसोकोरिक प्रोसेस की, ये इक्वेशन देखें डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यानी कि हम अगर हीट को बढ़ा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि अगर आप सिस्टम के अंदर हीट दोगे ना, सिस्टम को अगर आप हीट दोगे डेल्टा क्यू, तो वर्क तो होना नहीं है, तो पिस्टन यानी कि मूव नहीं करेगा, यानी कि पिस्टन क्या होगा, इमूवेबल। पिस्टन क्या होगा, इमूवेबल होगा। पिस्टन इमूवेबल होगा, अब क्या होगा, डेल्टा क्यू आप जैसे इसको हीट दोगे तो हीट, पिस्टन तो ऊपर मूव कर नहीं सकता, तो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के अंदर जो ये सिस्टम के अंदर जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखें ये हीट गई, अब वर्क तो हो नहीं सकता क्योंकि पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। पिस्टन क्या है, फिक्स्ड या इमूवेबल। तो अब जो हीट गई है ना, वो इस मॉलिक्यूल को मिलेगी पहले, ये दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, ये तीसरे को ट्रांसफर करेगा, और ये हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा। और इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के प्रेजेंट होंगे उन सबको एनर्जी, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ा देंगे। ठीक है। और इंटरनल एनर्जी का आपने पढ़ा होगा कि इंटरनल एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। इंटरनल एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो होता है टेम्परेचर के साथ। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, नॉर्मली आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर हीट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अगर हीट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से मैंने क्या बताया कि हीट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब देखें जैसे हमने हीट दी, इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी इसको दी, इसने इसको दी, उसके बाद ये सारों में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मजीद बढ़ाएंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी ना वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और मजीद इंक्रीज करेगी। अच्छा, इसका आइसोकोरिक प्रोसेस का जो बाकी ग्राफ है, पीवी डायग्राम का, पीवी डायग्राम आपने पढ़े होंगे, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पर क्या होगा, प्रेशर। इसका पीवी डायग्राम, अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर कितना होगा, प्रेशर यानी कि चेंज नहीं होगा, प्रेशर जो है वो चेंज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब देखो जैसे हम एक्स में जाएंगे ना, एक्स में अगर जाएंगे तो इसमें जैसे कि 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी मैं रखूँ 1 2 3 4। इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स में जाऊंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अगर मैं वाई में जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अभी ये हमें ग्राफ किसका निकालना है, आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम हमें बढ़ाना नहीं है ना तो इसको हम वाई एक्सिस में बनाएंगे सीधा। यानी कि अब देखें हम y के अंदर जा ही नहीं रहे, सॉरी x के अंदर जा ही नहीं रहे, v की डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा, कांस्टेंट है। तो जितना 2 है वो सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर 1 एटीएम कर दिया हमने, फिर भी वॉल्यूम जो है 2 डेसीमीटर क्यूब है, अगर ये डेसीमीटर क्यूब है ये एटीएम है। ठीक है, 4 जो है वो 3 एटीएम पर भी अपना जो है वॉल्यूम वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। यानी कि कितना भी कर दे, ये आप यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एमसीक्यूज के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव अ लाइन और ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस का जिसको ग्राफ मिलता है ना, हमें ये लाइन मिलती है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस की मिलती है। ये 3 4 क्वेश्चन जो है वो आते हैं इसमें अपना डायग्रामेटिकली। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछेंगे कि अगर पूरी की पूरी जो हम हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो बताओ कि कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस।
अगर लाइन जो है ग्राफ वाली वो प्रेशर के पैरेलल है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ये बताओ कौन सा अपना प्रोसेस है? तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जो है वो जीरो होता है? वर्क डन किसमें जीरो होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपने याद कर लेनी है, और ये सिंपल सिंपल चीजें समझ आ रही है आपको? अगर किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो वो पूछ सकता है रिएक्शन देकर। समझ आ रही है आपको चीजें? ये फ्लैश ऑफ करें इनको बड़ी सी, क्लियर है भैया? मैं पूछ रहा हूँ समझ आ रही है आपको चीजें? और किसी को कोई डाउट हो या अभी तक, तो मैं उसका माइक ऑन करूँ, वो सवाल पूछ सकता है। क्लियर? आगे चले? अब दूसरा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो पहले सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगी, इसको एमसीक्यूज के लिए आप याद कर लें कि ये रैपिड प्रोसेस होता है, रैपिड या टू फास्ट, ये जल्दी से हो जाता है। और मैं आपकी इसको कॉमन एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि इसकी कॉमन एग्जांपल्स कौन सी हैं, और ये सवाल इसमें से किस तरह से पहले आए हुए हैं, या प्रैक्टिस एमसीक्यूज के अंदर आप जो है सवाल ऐसे देखते हो, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो ना हीट एंटर कर सकते हैं, ना जो है हीट एग्जिट कर सकते हैं। मींस देयर इज नो एंट्री और एग्जिट फॉर द हीट, ठीक है। और देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। तो ये चीज सबसे पहले आपको याद करनी है, कौन सी? के इसके अंदर डेल्टा क्यू, यानी कि ना हीट एंटर हो रही है ना बाहर निकल रही है, तो जो पहले क्यू होगा वो वही बाद में होगा, जो पहले हीट होगी वही बाद में होगी जितनी पहले से होगी। तो डेल्टा क्यू का डिफरेंस कितना आएगा? जीरो। सबसे पहले याद करने वाली बात ये है, ठीक है। अब आपने ये याद कर ली बात। अच्छा, और ये किस तरह से होता है ये मैं आपको बताऊंगी। ये जो आप इंस्ट्रूमेंट उठाते हो ना एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसमें हम सिस्टम रखते हैं अपना, यानी कि आइडियल केस रखते हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स ये वाली, ये वॉल्स, और इसको बोलते हैं बेस। ये क्या है? साइड में वॉल्स, और ये क्या है? बेस। ये सारी चीजें जो है ये क्या होती हैं? इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग। और आपको पता है इंसुलेटर या इंसुलेटिंग उसे बोलते हैं जिससे लाइट और हीट अपना हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर सकती, जिस चीज में से, उसे हम इंसुलेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो पिस्टन रखेंगे हम, सही है। अब डेल्टा क्यू हमने क्या बता दिया? डेल्टा क्यू हमने बताया कि जो है डेल्टा क्यू हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि ना हीट एंटर कर सकती है ना हीट बाहर आ सकती है। तो इसके अंदर जो आइडियल गैस प्रेजेंट है, अब इसमें वर्क किस तरह से होगा? जो पहले पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था जब ये मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, तो पहले ये इसको इक्वेशन को देखेंगे, ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी। अच्छा, जो मैंने पिछली बताई ना इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन देकर भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है। डेल्टा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये किस प्रोसेस को, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आइसोकोरिक को करता है। ये आपने चीजें याद करनी है जो मैंने बताई, ये चीजें सिंपल में से सिंपल चीजें। अभी आप 2022 का टेस्ट उठाकर देखो जो पिछले साल आए, इम्प्रूवर से पूछो, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, इस मुश्किल मुश्किल चीजें, बेसिक चीजें स्किप कर दी थी। काफी तो फार्मूले आए थे, एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला देखा था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ऐसे बेसिक बेसिक चीजें उठाकर दे देते हैं। कभी कभी आप क्या इतना सोचते हो कि डीप देंगे, इतने सवाल देंगे, तो ये आपने नहीं करना। आपने जो जो चीजें आपको यानी कि सिंपल लग रही है वो आपने याद कर लेनी है, उनको जो है रिस्क, उन पर रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन किस तरह से बनेगी? डेल्टा क्यू की जगह हम क्या रखेंगे? जीरो। तो ये क्या बनेगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो अब डेल्टा यू यहाँ पर है, इसके सामने क्या है? प्लस। ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये नेगेटिव ऑफ इसके बराबर है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, ये जो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन किस तरह से होता है?
जैसे कि अगर कोई हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी कि अगर मैं लिखूं इन सिस्टम और आउट ऑफ सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो जो डेल्टा क्यू है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा यू अगर इंक्रीज कर रही है, अगर डेल्टा क्यू हमने बढ़ाया तो डेल्टा अपना साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू अगर बढ़ रही है तो डेल्टा यू का साइन क्या रखेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, अब वर्क पर सवाल आता है। अच्छा, ये इसके ऑपोजिट, अगर हीट सिस्टम से बाहर जाएगी तो डेल्टा क्यू जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर सिस्टम की एनर्जी ओवरऑल अपना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसका डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव। ये दोनों चीजें आपने याद करनी है, ये तो सिंपल है। अभी वर्क में जो है ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैंने क्या बताया, अगर हम सिस्टम के अंदर जो है वो अपना हीट डाल रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो साइन होगी वो क्या रखेंगे आप, पॉजिटिव, ठीक। हीट अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो साइन नेगेटिव। ये चीजें दोनों आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो आपने क्या करना है, डेल्टा यू पॉजिटिव रखना है। delta u, if delta u is positive it means the energy of the system is increasing। अगर डेल्टा यू नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ये दोनों चीजें आपको समझ आई। अब जो है वर्क पर सवाल आता है। अब एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन है, इसको मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो ऊपर सिंबल है ये मैंने रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम जो है इसको पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, यानी कि ये वर्क डन क्या है, बाय द सिस्टम। तो ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है ये पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, गिवन हो, और आप उससे जो है वो अपना वैल्यू निकालें और आपका जवाब वर्क का पॉजिटिव के अंदर आए ना, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने वर्क किया है, सिस्टम ने सराउंडिंग्स पर वर्क किया है। अच्छा, सिस्टम सराउंडिंग्स पर ही वर्क करता है, सिस्टम के अलावा छोड़कर बाकी जो चीजें बाउंड्री के बाहर, वो सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग्स होती है, ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग्स को जो चीज सेपरेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपना बाउंड्री। बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। ये आपकी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर सिंथ टेक्स्ट बुक ओल्ड जो है उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये चीजें मेंशन्ड है। थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के अंदर भी ये वाला चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो ये चीज वहां पर भी मेंशन है। तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव अगर बाय द सिस्टम होगा। ऑन द सिस्टम अगर करेंगे, क्योंकि अगर हम सिस्टम को नीचे ले आए तो ये क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम क्या बनेगा, नेगेटिव। ये चीजें आपको याद करनी है जब भी आपको प्रॉब्लम मिला हुआ हो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपको मिला हुआ होगा तो वो इस तरह से आपको चीजें देगा कि वर्क डन अब सिस्टम पर हुआ है, सिस्टम ने किया है, बताओ कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो आप जैसे जैसे चीजें मिली हुई है वैसे ही आपको वैल्यूज रखने हैं, साइन इस तरह से रखने हैं जैसे आपको बता रहा है। बोल रहा है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने सिस्टम को हीट दी है उसके बाद वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम डज वर्क, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और हीट का क्या वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव। और वर्क का क्या रखेंगे, साइन। वर्क का साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रखेंगे आप। उसके बाद जो वैल्यू डेल्टा यू का है, सपोज करो कि डेल्टा यू अगर नेगेटिव में मिल रहा है ना आपको, तो इसका मतलब ये है कि उसके वर्क वर्क के बाद इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज किया है। ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। बाद में वो आप चीजें जो है वो और मजीद क्लियर करूंगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अब ये चीज देखें, यहाँ पर ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रही है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। जो मैंने पहले सवाल पूछा था ना कि कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी के खर्चे पर वर्क होगा, वो कौन सा प्रोसेस है, वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। वो किस तरह से होगा, ठीक है। अब ये देखें, इसमें दो नाइट्रोजन दे सकते हैं ना, जा सकती है बाहर, ठीक है। और इसके अंदर एक अपना पहले से गैस मौजूद है जिनको अपनी एनर्जी है, सही है। इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, डेल्टा यू। अब डेल्टा यू इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी है। इस इक्वेशन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू का मतलब ये है अगर आप वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, यानी कि अगर वर्क का वैल्यू आप बढ़ाओगे। आवाज क्लियर है सबके पास?
अच्छा, ये आपके पास इंटरनेट इशू की वजह से भी हो सकता है, अपना आवाज का इशू। आवाज क्लियर है बाकी बच्चों के पास, जिसके पास क्लियर नहीं है उसके मतलब इंटरनेट का इशू है आपके पास। आवाज क्लियर है अभी? अभी पहले से क्लियर है तो हो जाएगा। तो इंटरनेट आपने स्टेबल रखनी है, इंटरनेट आप स्टेबल रखोगे ना तो आपके पास ना आवाज कट होगी ना ही कोई इशू आएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर दोबारा से इशू आए तो फिर मुझे बताएं। बाकी बच्चों के पास इशू आ रहा है कि आवाज कट हो रही है? अगर या बाकी के पास क्लियर है, जिनके पास क्लियर है वो रिएक्शन देकर बता दें मुझे। आयो? अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? लास्ट वाली गल रिपीट कर। अच्छा, माइया गाल गई ठीक है, थोड़ा टाइम मशीन में बताया माइया गाल गई त एडियाबेटिक प्रोसेस जेको आहे वो प्रोसेस आहे जंहिंजे अंदर जेका असां वर्क कंदा आहियूं न उहो इंटरनल एनर्जी जे खर्चे ते कंदा आहियूं। ठीकु आहे, माना अगरि असां वर्क कंदासीं बाय दी सिस्टम त इंटरनल एनर्जी छा कंदी डिक्रीज करे वेंदी। अगरि वर्क सिस्टम ते कंदासीं त इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे वेंदी। हाणे उहो कीअं थींदो उहो मां ॿुधायां थो। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वर्क जो हम करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वो हम करेंगे इंटरनल एनर्जी के खर्चे पर। यानी कि अगर हम सिस्टम, अब देखो हीट हम सिस्टम को दे ही नहीं सकते, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पिस्टन को ऊपर से खींचकर अपना ऊपर ले जाएंगे। तो ये मैंने पहले पहले पॉइंट बताई थी कि ये प्रोसेस क्या होता है, रैपिड। अब जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, अब देखो ये वाली सपोज करो ये अपना इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स जो अपने करीब है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल अपने करीब है ये दूर दूर हो जाएंगे। और आपने वैसे कॉमन सेंस के अंदर भी ये अपनी जनरल आपने बात पढ़ी हुई है कि एक्सपांशन इज द कूलिंग प्रोसेस। एक्सपांशन क्या होती है, कूलिंग प्रोसेस। अब मैं जैसे ही पिस्टन को ऊपर लेके गया तो ये गैस क्या हो गई, थोड़ी एक्सपेंड हो गई, फैल गई, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, क्योंकि इनके अंदर आइडियल गैस है, ना अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं ना रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं। ठीक है, इनको कितना भी करीब लाओ दूर कर लो, इनको कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी समझ आई बात? अभी क्लियर हुआ ये चीज? अभी क्लियर हुई? चाय चाय थी थी हाँ थोड़ी देर में पानी पूरा क्लियर हुआ? मैसेज चैट बॉक्स देखकर। अच्छा चलो आगे चलते हैं बाकी। अब देखें हमने क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर लेके गए। अब पिस्टन को हमने सडन फोर्स लगाया ना तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप से दूर हो गए। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस चीज के पीछे कि वर्क डन करने से अपना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कैसे करती है। अब हम जब पिस्टन ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय दी सिस्टम हो रहा है। वर्क डन बाय दी सिस्टम करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स दूर चले गए। मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो एक्सपांशन हुई। एक्सपांशन इज द कूलिंग प्रोसेस। एक्सपांशन कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि अगर कूलिंग हुई है तो डेल्टा यू क्या कर गई, डिक्रीज। कूलिंग हुई है यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो अपना इंटरनल एनर्जी के साथ है। ये चीज दोबारा सुने और आराम से सुने, ये बात समझे कि एक ऐसा प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर जो हम वर्क करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के खर्चे पर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने बताया कि डेल्टा क्यूज को आप दे नहीं सकते। ठीक, पहली बात तो ये। अब जैसे ही आप इसको हीट तो दे नहीं सकते ना आप, तो और इसके बेस और ये वाल्व भी अपना इंसुलेटिंग है, तो ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन, इस पिस्टन को क्या करना है आपने, इसको खींच कर ऊपर ले जाना है। इसको जैसे आप ऊपर ले जाओगे तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप से दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे खुद से, तो इससे क्या होगा, एक्सपांशन हो जाएगी, और एक्सपांशन कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस हुआ यानी कि इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ने डिक्रीज करा है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तभी तो कूलिंग होगी ना। टेम्परेचर ने डिक्रीज किया है, टेम्परेचर ने डिक्रीज किया है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अपना कम करोगे तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी।
ये बात समझ आई? आई होप कि क्लियर हो गई होगी अभी। ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन समझा रहा था आपको कि यानी कि अगर आप इसको क्या करोगे, वर्क डन बाय सिस्टम करोगे। अब वर्क डन बाय सिस्टम किया आपने, यानी कि इसको ऊपर लेके गए, तो वर्क क्या रखोगे, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वैसे ही इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। तो यानी कि वर्क को बढ़ाने से या वर्क डन बाय सिस्टम करने से इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज किया। और एक मजे वाली बात सुने, अभी क्या होगा कि अगर आप वर्क डन ऑन दी सिस्टम करोगे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इसके आगे जो फार्मूला वाली माइनस है वो हमने रखी। ठीक है, अब देखें, अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम करेंगे, ऑन दी सिस्टम वर्क मैंने बताया है नेगेटिव। अब वर्क डन ऑन दी सिस्टम नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर भी कौन सी सिंबल रखूंगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगी, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा डब्ल्यू हमें मिलेगा पॉजिटिव यू, पॉजिटिव यू के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, पहले वाली बात ये जो मैंने बताई पहले। और दूसरी बात ये कि वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो ये भी नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ये दोनों चीजें क्लियर हुई? आप मैसेज कर सकते हो मुझे चैट बॉक्स पे, चैट जो गिवन है ना यहाँ पर, आप वो मैसेज टाइप करके भेजोगे, वो सीधा आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे बताएंगे ये चीज क्लियर हुई, अभी तक जो मैंने समझा है वो क्लियर हुआ है, या किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई। ये मुझे बताएं कि क्लियर हुआ, रिएक्शन देकर बताएं। हाँ रिपीट किया, दो एक सेकंड। हो गया क्लियर, हो गया, हो गया। अच्छा अभी सुने, ये फॉर्मूला देखें, यह सारा चक्कर फॉर्मूला का है। अब देखें डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, माइनस डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, ये डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, माइनस डेल्टा यू के बराबर। डब्ल्यू को आप इंक्रीज करोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज करना है। अब वर्क को कैसे इंक्रीज करना है, मैंने पहले ही बताया, इस सिस्टम को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रखोगे, यहाँ वैसे ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन के हिसाब से कि वर्क को बढ़ाने से या वर्क डन बाय द सिस्टम से इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज किया। पहली पॉइंट ये है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस डिक्रीजेस। पहली वाली पॉइंट ये है, पहली वाली पॉइंट क्लियर है? चलिए ये बताएं, फिर मैं दूसरी बताऊं। क्लियर हुआ? फातिमा क्लियर हुआ? अच्छा, जिसको अगर आप मजीद समझ में नहीं आया वो व्हाट्सएप पर जो है ना, वो जो मेरा नंबर ऐड है वो उस पर अपना मैसेज करके पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा जो भी चीज होगी। जैसे यहाँ बता रहा हूँ ना वैसे ही वहां पे बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज हो जो ना समझ में आ रही हो, टाइम मैनेज नहीं कर रहा, कुछ भी पूछ ले, बता दूंगा। फील फ्री टू आस्क, सबके लिए है ये। ठीक है, तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी ने डिक्रीज करा। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे तो ये इक्वेशन देखो, बस आप समझ जाओगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ऑन द सिस्टम क्या है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, वर्क नेगेटिव, तो ये मैंने वर्क के आगे मैंने नेगेटिव लगा दी, और इंटरनल एनर्जी के तो आगे पहले ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये वाली नेगेटिव इस नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगी, तो डब्ल्यू क्या मिला, डेल्टा यू पॉजिटिव के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम करेंगे ना, तो ये इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। अभी ये क्लियर हो गया होगा, वर्तो तो क्लियर भी किसी क्लियर
ठीक है। अब बाकी कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोथर्म प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। आइसो का मतलब मैंने पहले ही बताया कि आइसो का मतलब क्या है, सेम। थर्मल, थर्म मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को डेनोट करता है। थर्म हीट का वही होता है, आप पढ़ोगे थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें, बट यहाँ पर ये जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। अच्छा अभी देखें, जिस तरह से पहले पढ़ा है ना, ये भी वैसे ही है। क्या है इसका अपना फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, एक बात ये समझ आई, तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब देखें मैंने बताया कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 भी T के बराबर होगा, T2 भी क्या T के बराबर होगा। तो डेल्टा T कितना आएगा, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना होगा, 0। ठीक है। अब क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले पहले बताया था कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यू जो है हमारा इंटरनल एनर्जी को यू से जाहिर करते हैं, यू इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो यू डिक्रीज करेगा। ये बात क्लियर कर लो अपने माइंड में। अगर यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर हुई ये बात, समझ आई। हाँ, ग्राफ भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इक्वेशन किस तरह से बनेगी, डेल्टा यू, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो इसको आप हटा देंगे तो बाकी क्या बचेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब देखें ये होगा किस तरह से, ये मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया क्वेश्चन, और ये अपना इंस्ट्रूमेंट आइडियल केस बनाकर। अब क्या करेंगे आप, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमने इंक्रीज नहीं करने देनी। तो हमें क्या करना है कि जो भी हम इसको हीट देंगे, क्योंकि हीट इसके अंदर प्रेजेंट है और वर्क भी हो सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं है, यानी कि इंटरनल एनर्जी को हमें चेंज नहीं करना, जिसकी जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की पहले है वही हमें बाद में रखनी है। ठीक है, तो हमें ये किस तरह से करना है, इसको सिस्टम को जब हम हीट करेंगे तो इससे को आइडियल गैस को कोई भी एनर्जी ना मिले, तो हम इस तरह से करेंगे, जो भी हम अब इससे फार्मूले से देखें पहले। फार्मूला क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि पूरी की पूरी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रही है। अगर हीट 5 जूल आप रखोगे तो वर्क भी कितना होगा, 5 जूल। हीट आप 10 जूल रखोगे तो वर्क भी कितना होगा, 10 जूल। इंटरनल एनर्जी को कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा ये जैसे कि आप बोलते हो ना, बच्चे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलते हैं कि घर से कोई सामान ला दो, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हमें भी अपना कुछ कमीशन चाहिए, बीच में से वो कमीशन निकाल लेते हैं अपना। तो अगर कोई घर का बड़ा हो जाता है अपना कोई चीज लेने बाहर से, तो वो तो इसमें बच्चों वाली हरकतें तो नहीं करता, जो जितने पैसे उसे मिलते हैं वो उतने ही यूटिलाइज करके आता है, और बच्चे बीच में से अपना ऐसा काट लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, जो हीट देंगे आप उतना ही वर्क होगा, बीच में इंटरनल एनर्जी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डेल्टा क्यू हमने इसको दिया, डेल्टा यू 0 रखना है, तो ये क्या करेगा, पिस्टन डायरेक्टली ऊपर मूव करेगा, और पिस्टन का ऊपर मूव करना जाहिर करता है वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम का ऊपर मूव करना यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम को मैं वर्क डन पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ। अगर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं बोलूं, मैं बोलूं वर्क डन पॉजिटिव है, तो भी इसका मतलब यही कि सिस्टम ने वर्क किया है। ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यानी कि अच्छा ये सवाल किस तरह से पूछेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेल्टा यू 0, पहला पहला एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है, जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस 0 अगर डेफिनेशन के हिसाब से पूछ ले, जिसमें जितनी हम हीट दें वो पूरी की पूरी वर्क में लग जाए, वो कौन सा प्रोसेस है, वो है अपना आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये चीजें समझ आ रही हैं, और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, मैंने जो स्क्रीनशॉट वगैरह कर दी।
एक सेकंड तेने फोटो कटी खरीद नहीं मेरे पास वो दिस सीजन है अच्छा एक सेकंड वेट करें म्यूट ना करिए ये क्लियर है तो वो लाइट वगैरह ना चाहिए ना ओरा वीडियो वो तो क्लियर है नजर तक ना सही ठीक है ठीक है चेक करी पर चेट वगैरह चेट चेट की चेक करें ना ठीक है ये समझ आपको अगर किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो आगे चले अब देखें पीवी का ये अपना ग्राफ किस तरह से बनेगा अब यहाँ पर जो है सपोज करो कि प्रेशर 1 है और यहाँ पर प्रेशर 2 है यहाँ पर जो है वॉल्यूम 1 है यहाँ पर जो है वॉल्यूम 2 है तो ये अपना ग्राफ बनेगा इस तरह से ठीक है अब इस ग्राफ का जो नाम है ना जो हम बोलते हैं आइसोथर्म इसका नाम है आइसोथर्म इस ग्राफ की लाइन को जो हम बोलते हैं वो इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं और इसी तरह से जो अपना आइसोकोर का डायग्राम था ना आइसोकोर जिसमें प्रेशर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट था यहाँ पर पी यहाँ पर वी वॉल्यूम कांस्टेंट था तो इस लाइन को क्या कहा जाता है इसको आइसोकोर कहा जाता है इस लाइन को और इस लाइन को क्या बोलते हैं आइसोथर्म ये डायग्राम आपको अभी जो है ना वो कंपेरेटिव करवाऊंगा ना कंपेरेटिव यानी कि इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो इसका किस तरह से बनेगा इसका किस तरह से तो फिर ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि ये इसका अच्छा अगर इससे ग्राफ है तो ये इसका है इसका इसका है फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ इतना इतना आप अपने माइंड में क्लियर करते जाए दैट इज मोर देन एनफ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और ये चीजें आपको आ रही है ना अगर इनमें से बेसिक चीजें आ गई ना तो आप कर लोगे आराम से अगर एनटीएस का 2018 का आप टेस्ट 19 का उठा कर देखो 2018 और 19 का ये आप अगर आपके पास एनटीएस सिंटेक्स के अगर टेस्ट अवेलेबल हैं ठीक है अगर सिंटेक्स के अगर आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं 2019 और 18 के तो ये उठा कर देखना और ये मैं चीजें बता रहा हूँ इनमें से क्या पता कोई क्वेश्चन आया हुआ और सिंपल सिंपल चीजें आई हुई है तो ज्यादा मुश्किल पढ़ने के चक्कर में जो सिंपल चीजें हैं उनको बच्चे छोड़ देते हैं तो ये हमें नहीं करना इसमें से जब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको तो फिर पता चलेगा कि अभी ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ हो सकता है आपके अंदर आपके पास कोई अपना आपका यानी कि आप में से कोई सोच रहा हो कि ये तो बेसिक चीजें ये हमने पढ़ी हुई है पता नहीं क्या बता रहा है ये बच्चों वाली चीजें बता रहा है तो जब मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ना फिर आपको पता लगेगा कि ये फिजिक्स किस तरह से है, ठीक है तो वो हम प्रॉब्लम से इसको थोड़ा आगे लेके जाएं तो प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा सिलेबस से थोड़ा बाहर भी जो भी चीजें रिलेटेड होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा तो अपना इस हिसाब से आपको ये चीजें समझ बस साथ साथ चलते जाना है जितना मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ के आए वो समझ के आए ऐसा ना हो कि एक चीज आज मैंने ये चीजें बताई ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज बताऊं फिर आप कल बोलो कि यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं अगर जैसे मैंने बताया कि डेल्टा टी चेंज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी अब कल ये मैं यही चीज बताऊं एक बच्चा मैसेज करे कि डेल्टा टी चेंज करने से इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करेगी तो फिर जो है ना फिर नहीं होगा काम तो इस तरह से आपने जो है वो चीजें करनी जानी है और साथ साथ ये अपना क्लियर करते जाना है ठीक है बाकी बस आधा घंटा लेते हैं और ये इसको खत्म करते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह जेके वो ग्रुप पे मोकले सर अच्छा ये स्क्रीनशॉट आ रहे हैं ग्रुप के अंदर ये आप चेक करें ये भली मीटिंग चल रही हो इस मीटिंग को ऑफ ना करें स्क्रीनशॉट चेक करें तब तक मैं चाय पी लूँ
अरे कैमरा वरी ऑन थी। समझ तो आ रहा है ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आ रही हो तो वो पूछ सकता है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैसेज में बताएं मुझे। बाकी बच्चे भी बताएं। बच्चे तो नहीं हो, खैर आप बड़े हो, लेकिन बताएं। ओके ओके। अच्छा, वो एक लास्ट चीज रहती है, वो हमारा है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक। अच्छा, वही चीज जो मैंने पहले बताई। अब पहले आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, ये अपना क्लास के बाद आपने एक चीज करनी है। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, ये जो मैंने चीजें बताई हैं आज, वो आपने क्या करनी है, इसकी जो स्क्रीनशॉट्स आपके पास आएंगे तो ये आपने अपने पास, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, वैसे तो आप बिजी लोग हो पढ़ने वाले एमटीकेट वाले बच्चे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो ये चीजें याद करके लिख लेना इसको एक बार। और अगर जब आप लिखोगे ना, आप काफी चीजें आप पढ़ते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हमें समझ आ गई, जब आप लिखते हो तो उसके बाद आपको आपके जहन में सवाल आते हैं कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी टाइम, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सही है, आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक प्रोसेस, अब देखें, आइसो मीन्स सेम, जैसे मैंने पहले बताया, सेम। बार मीन्स प्रेशर, बार मीन्स प्रेशर। प्रेशर का यूनिट आपने पढ़ा होगा बार, तो बार प्रेशर के लिए है। तो ये ऐसा प्रोसेस है, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी? आपको मैंने पहले बताया कि डेल्टा डब्ल्यू के अंदर, डेल्टा डब्ल्यू जो है वो पी डेल्टा वी के भी बराबर है। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट रखेंगे आप सबसे पहले, तो ये इक्वेशन किस तरह से बनेगी? डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर आपने क्या रखना है? पी डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। वायर गिराएगा, वायर गिरा है, एक सेकंड। अच्छा आप सुने, सही है, हाँ सही है। अच्छा आप सुने, ठीक है, डेल्टा क्यू किस तरह से बन जाएगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी तो वैसे ही कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो जो पी गिवन है वो हमें पी रखना है, तो पी डेल्टा वी। अगर ये फॉर्म आपको इक्वेशन का गिवन हो और बताए, पूछेंगे आपसे कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो बोलना है आपने ये आइसोबैरिक प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है इसकी इक्वेशन है। अच्छा, अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? ये सिंपल है, इसकी कोई मुश्किल इतना नहीं है ये। और ये आइसोकोरिक और आइसोबैरिक इन दोनों का जो है ना ग्राफ बिल्कुल ईजी है। आइसोबैरिक है ना, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, पहले क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हमने लाइन इस तरह से बनाई थी। अब हम क्या करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट है तो इस तरह से लाइन बनाएंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जीरो रखूं मैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखो प्रेशर अपना वाई एक्सिस में बढ़ रहा है,
वॉल्यूम एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, यानी कि टाइम गुजरता जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ प्रेशर जो है ना इंक्रीज नहीं कर रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट प्रेशर। और एक सवाल आता है इस ग्राफ के ऊपर, जैसे मैंने पहले आपसे पूछा था, वो मैंने पूछा था कि ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन तो प्रेशर एक्सिस इज नोन एज आइसोकोरिक ग्राफ। आइसोकोरिक का जो ग्राफ होगा वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखें, प्रेशर ये किसके पैरेलल है? वॉल्यूम इस डायरेक्शन में, प्रेशर अपना लाइन भी ग्राफ की डायरेक्शन में, तो ये वॉल्यूम के एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने क्या बोलना है कि द लाइन विच इज पैरेलल टू वी एक्सिस इन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, आर इज ग्राफ ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। ये आइसोबेरिक प्रोसेस का ग्राफ है। ये चीज समझ आई? क्लियर हुई ये बात? वट इज क्लियर हुआ? ये बताए मुझे थोड़ा, ताकि पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे हो। इतना ख्याल दे रहे हो? क्लियर हुआ? चाहे भी तुम है ही वही सफा, खबर ही नहीं। सही है, आइसोबेरिक भी हो गया, आइसोकोरिक भी हो गया, और आइसोथर्मल भी हो गया, एडियाबेटिक भी हो गया। सही है। अब मैं इस पे आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स बताऊं कि ये किस तरह से आएंगे, और ताकि आपको एक आइडिया बैठ जाए माइंड में, और मैं थोड़ा आपको वेट करवाऊंगा, वो इस तरह से आपको करने पड़ेंगे सर। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मेरे साथ आपको करनी पड़ेगी। नींद तो नहीं आ रही ना सब किसी को? नींद नींद से लगी है शब्द मुंह आते को ना। सही है। एक सवाल है कि इफ 5 joule of heat, if 5 joule of heat is given to system and system does work of 2 joules, find change in delta U, इंटरनल एनर्जी। एक सिस्टम है जिसको हम 5 जोल अपना हीट दे रहे हैं, और 2 जोल जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो ये आप कर रहे हैं या इसको मुश्किल सवाल को मैं ही हल करूं? जो कर ले वो मुझे बताए। अगर आपके पास पेन पेपर अवेलेबल है तो आप कर लें, वरना ये मैं भेज दूंगा फिर आप कर लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें। मैंने क्या बताया? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पहले सबसे पहले आपने ये रखना है, सबसे पहले क्या रखना है आपने? ये इक्वेशन रखनी है। उसके बाद हाँ हाँ ओके ओके 3 जूल वाले, गुड। अब देखें, अब हीट क्या हो रही है? सिस्टम को दी जा रही है। अब सिस्टम को जब हीट देंगे तो इसका मतलब ये है कि हीट इंक्रीज करेगी, यानी कि हीट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव रखेंगे आप। ये साइंस आपने रखने हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5 जूल हीट हमने दी सिस्टम को। इंटरनल एनर्जी का पूछ रहा है तो इसको छोड़ दो, डेल्टा यू रखो। और वर्क कितना किया? 2 जूल। और किसने किया है? सिस्टम ने। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप रखना है, आपने रखना है पॉजिटिव प्लस 2 जूल। ठीक है, अब देखिए हमें डेल्टा यू निकालनी है। अगर इक्वेशन के साइड एक चीज है, यानी एक से ज्यादा चीजें हो ना, तो आप क्या किया करो, जो चीज आपको चाहिए उसको छेड़छाड़ मत किया करो, उसको वहीं रखा करो, और जो दूसरी चीज है उसको उठाकर दूसरी साइड लाया करो। अब देखिए ये 5 जूल यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 जूल यहीं रहेगा, ये प्लस का 2 जूल है, इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस का 2 जूल। और ये डेल्टा यू हमें चाहिए, डेल्टा यू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। डेल्टा यू इज इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया आपका कंप्लीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशन
और पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर। अच्छा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं मेरे पास कुछ नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं जो मैं खुद पढ़ता था, वो मैं आपको भेज दूँगा। लेकिन अभी अभी आपको क्या करना है कि बेसिक-बेसिक चीज़ें पढ़नी है और मीडियम लेवल तक पढ़ना है, हार्ड लेवल तक नहीं जाना, क्योंकि टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आ रहा है आजकल फिज़िक्स के। पहले एनटीएस देती थी, पता नहीं एनसीईआरटी और इंडियन से उठाकर पता नहीं क्या-क्या दे देते थे। तो जब हम थे ना, हम एंट्री की तैयारी करते तो हम पता नहीं क्या फिज़िक्स में पढ़ते थे। तो उस टाइम तो समझ में नहीं आता था, खैर उसके बाद इम्प्रूव किया, समझ में आ गया। खैर, तो आपने क्या करना है, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ना है। ज़्यादा इतना कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो वैसे सॉल्व नहीं करना कि बेसिक चीज़ें भी आप भूल जाओ। अच्छा, कॉन्फिडेंस पता है आपका स्टूडेंट्स का कब लूज़ होता है? आप बेसिक चीज़ें कर लेते हो, इंटरमीडिएट तक आ जाते हो। अगर एक आधा प्रॉब्लम आपने हार्ड वाला देख लिया ना, तो जो आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, आप ये समझते हो यार ये मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं है, इसको अब छोड़ दो। आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जो चीज़ें आ रही होती हैं, वो भी आप नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इसके हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। रिलैक्स रखना है, आप खुद को आराम-आराम से पढ़ते जाना है, जितना हो सके बुक के आपका बुक अगर क्लियर हो रहा है ना, दैट इज़ इनफ। बुक क्लियर हो रहा है, उसके साथ-साथ कोई अच्छी खासी एमसीक्यूज़ की बुक प्रैक्टिस करते जाओ, मोर देन इनफ। एंट्री के अंदर आप जो है मैक्स मार्क्स उठा लोगे, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सही है? और अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊँ कि ये अपना जो शुरू में कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले कि टेम्परेचर हीट एंड टेम्परेचर ये है नहीं, लेकिन आगे चलकर फिर आप पूछोगे इस तरह से मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, कितना दर्जा, उसका दर्जा कितना है, लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना रेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे को, यार ये बंदा जो है ना ये पढ़ाई में होशियार है, अगर इसको 10 में से नंबर दूं तो कितने, इसके 8 नंबर है। अगर ये बंदा है ये होशियार है, इसके 10 में से कितने नंबर दूं, इसके 5 नंबर। अगर कोई मेरे जैसा बंदा हो तो आप कितने बोलोगे, इसके इसके 2 नंबर। ठीक है, तो ये मतलब आप रेट करते हो और उसके हिसाब से आप क्या करना है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। ये आपने टेम्परेचर को क्या किया, कोई बॉडी कितनी हॉट है या ठंडी कितनी है, या यानी कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये चीज आपको कोई कौन सी क्वांटिटी बताती है, वो बताता है आपको टेम्परेचर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हीट क्या है, इन दोनों का मैं डिफरेंस भी बताता हूँ आपको। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले ये आपने बात बोलनी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू डेल्टा टी। सही है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट एक ऐसा अपना एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा से हॉट बॉडी से निकलकर कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है, और किस वजह से जाता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताऊं, समझना। आपको पता है कि टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है केल्विन, और तीसरा होता है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट, ये तीनों चीजें ये पता होगी आपको चीजें। एक होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फॉरेनहाइट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो ब्लॉक्स हैं मेटल के, ठीक है, क्या है, दो ब्लॉक्स हैं मेटल के, एक का टेम्परेचर है 300 केल्विन, दूसरे का टेम्परेचर है 100 केल्विन, तो गर्म कौन सा होगा और ठंडा कौन सा होगा, पहले तो ये बताएं। ये तो चीजें आपको पता होंगी, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पता चले कि आपकी क्लियर है या नहीं। अगर ब्लॉक ए है, वो है 300 केल्विन, और एक ब्लॉक बी है, वो है 100 केल्विन, तो इसमें से ठंडा कौन सा होगा? 300 केल्विन हॉट, गुड। अच्छा, अभी देखे, अभी क्या होगा, मैंने बताया ना कि हीट फ्लो करेगी कहां से कहां जाएगी, हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी से जाएगी। तो यानी कि ये क्या है, हॉट, और ये क्या है, कोल्ड। तो हीट का जो फ्लो होगा वो ए से बी की तरफ जाएगा। ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक है इंडियन वाला, उसके अंदर एक ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने किया था, उसके अंदर एग्जैक्ट यही ग्राफ बना हुआ था। ए और बी भी गिवन थे, बता पूछ रहा था कि ए से हीट बी की तरफ जाएगी, बी से ए की तरफ, और उसके अंदर सी भी गिवन था। वो मैंने अपना प्रॉब्लम को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, सिंपल बनाया ताकि आपको समझ में आए। अच्छा,
और हीट का कॉन्टेक्ट अब अच्छा अभी और एक बात देखें कि टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 300 और यहाँ पर कितना है 100। तो ये अभी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना बनेगा, 300 में से 100 निकाल देंगे तो कितना बनेगा 200 केल्विन। ये है डिफरेंस। जब तक ये डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता हीट फ्लो करती रहेगी। ठीक है, ये बात आपने याद करनी है। जब तक हीट का फ्लो तब रुकेगा जब हीट का फ्लो तब रुकेगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो हो जाए। ये बात आपने समझ लेनी है। हीट का फ्लो तब रुकेगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो हो जाए। जब तक अब ये 200 है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है, हीट रिलीज करेगा, इसको देगा, तो इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर चला जाएगा। इसका 100 से ऊपर चला गया या 300 से कम आएगा इसका। फिर आगे चल चल कर अपना हीट ट्रांसफर के बाद कोई ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, सपोज करो कि एक से टेम्परेचर जिस पर ये दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। So the question arises, why does the heat flows? Heat flows due to the difference of temperature. ये बात याद कर लेनी है आपने। अच्छा, टेम्परेचर किस तरह से, ये आपको एक मेजरिंग टूल है। अच्छा, अभी हमें पता नहीं था कि हॉट कौन सी है और कोल्ड कौन सी है। ये कैसे पता चला, डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई की चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा टेम्परेचर से। ये 300 है, ये 100 है, इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा होगा हॉट होगा, ये कम हॉट होगा। और एक और बात बताऊं, ये आप समझ लो, इसमें ऐसा कोई यानी कि टिपिकल समझने वाली बात नहीं है। ये आप एमसीक्यूज के हवाले से आपको ये बात आती है, ये मैं आपको समझा लूं, फिर आप इसको याद कर लेना। अच्छा, सपोज करो कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है यहाँ पर 1 जूल। एक की है 1 जूल, एक की है 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल, 1 जूल। ठीक है, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, 1 जूल। तो हीट की आप एक दूसरी डेफिनेशन भी, अगर आपके डिफरेंट बुक्स आप पढ़ते हो तो आप देखोगे, हीट इज द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये किसी ने डेफिनेशन देखी है, हीट इज द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इस तरह से भी बोल सकते हो आप। ये किसी ने अगर डेफिनेशन देखी हो तो। टेम्परेचर के बारे में लिखा होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस और समथिंग, जो भी आप बोल दो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पहले सुनिए। इसको बस मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो आप समझ जाओगे, फिर वो आपने याद कर लेना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और जब एवरेज ये अपना लिखा हुआ हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आपने टेम्परेचर को क्लिक कर देना है। आप बुद्धि है ना, ठीक है। अगर ये आपने डेफिनेशन सुनी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो जब ये डेफिनेशन आए तो आपने टेम्परेचर की को सिलेक्ट करना है। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई मैंने, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। और हीट क्या है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये चीजें समझ में आई? अभी तक जो मैंने बताया आपको वो क्लियर है? ऐसी कोई चीज जो आपने आज नहीं सीखी हो या सारा पढ़ा हुआ था, इसलिए होशियार बच्चे हो आप लोग, इन्हें स्क्रीनशॉट, ठीक है। कुछ आज कॉन्सेप्ट मिला, कोई और चीज जो आपने न्यू समझी हो या कुछ, जो मुझे बताएं, फीडबैक देना आप लोग मुझे, ताकि मुझे पता चले तो मैं और तैयारी करूं। ऐसा ना लगे कि मैं खुद होशियार हूँ, ये बच्चों को पता नहीं है, ताकि मैं और मजीद तैयारी करके आऊँ। आप चैट बॉक्स में मुझे बता दें कि आपको आज वाला लेक्चर समझ में आया। स्क्रीनशॉट बड़ी चलिए ना, चैट अगर चैट चेक कर जाओ, अगर मैसेज आते तो। जी जी, आ गया, समझ आ गया। सही है, थैंक यू। आपको समझ आएगा, इसका मतलब ये है कि जो मैंने एफर्ट डाली वो काम कर गई। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि मैंने जो इनिशिएटिव लिया है वो फजूल गया। ठीक है, यू नो इट इज वेरी टफ टू मैनेज अपना टाइम टेबल इधर उधर करके ये चीजें देखना। और अभी तो मेरी छुट्टियां हैं, इस वजह से मैं घर पे हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी घर हूँ, एक मंथ घर पर है,
तो मैं सोचा कि स्टार्टअप लेकर को पढ़ाऊँ। तो इस वजह से बच्चे आते थे शाम को भी, उनको भी मैंने इस पर ऑनलाइन पर शिफ्ट कर दिया है। अभी एक बच्चा वो देख भी रहा है, उसको मैं डेली पढ़ाता हूँ। तो इस वजह से 2 बजे, वो भाई इशारा कर रहा है 2 बजे। तो अच्छा अभी देखें, अच्छा एक चीज़ और, टेम्परेचर कन्वर्शन का थोड़ा आप देख लें, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपको पता हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये अपना फ़ॉर्मूला क्या है, T/5 इज़ इक्वल्स टू F माइनस 32/9 इज़ इक्वल्स टू K माइनस 273/5। ठीक है? अच्छा एक चीज़, अगर आपको बोले कि सेल्सियस में वैल्यू गिवन हो, बोले आपको कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को उठाना है और इससे एक टर्म को उठाना है और दूसरा इस टर्म को, इसको फिलहाल कैंसिल कर लेना है। और दूसरा अगर आपको बोले कि सेल्सियस और केल्विन, तो इसको आपने कैंसिल करना है, एक इसके साथ और इसके साथ कंपैरिजन करना है। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? वैसे सेल्सियस और अपना केल्विन की सिंपल होती हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं होती। K इज़ इक्वल्स टू C प्लस 273, इसको सॉल्व करोगे ना, ये 5 उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। K इज इक्वल्स टू C प्लस 273, ये K का वैल्यू है। बस C के अंदर जो है ना प्रॉब्लम होती है, C और फ़ारेनहाइट ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है? तो जब आपको डिग्री गिवन हो, मैं आपको जो चीज़ समझाने के लिए, फॉर्मूला तो सबको पता है, कि मैंने लिखा है इस वजह से कि जब आपको बोला जाए कि डिग्री सेल्सियस इस केल्विन के अंदर कितनी बराबर होगी, तो वो आपने इस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन एक और चीज़ होगी जो आपको काफ़ी बच्चों को शायद ना पता हो, कि चेंज अगर पूछा जाए कि इसके अंदर इतनी चेंज आ रही है, अगर मैं बोलूँ कि केल्विन के अंदर 10 डिग्री चेंज है, तो इसके अंदर अपना सेंटीग्रेड के अंदर कितनी होगी? उसके अंदर भी 10 होगी, क्योंकि केल्विन की और सेंटीग्रेड की चेंज बराबर होती है। तो चेंज का फॉर्मूला ये किसके लिए है? ये है फॉर डिग्री, और डेल्टा सी अपॉन 5। यहाँ पर आपने क्या करना है, बस ये ऊपर वाली जो चीजें है ना, ये माइनस प्लस ये नहीं रखनी। डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। ये है फॉर चेंज, फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसे एमसीक्यूज आपने देखे होंगे, आपके बुक के अंदर भी लाइनें लिखी हुई हैं कि केल्विन की जो चेंज अगर 10 केल्विन है, तो उसकी चेंज अपना सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो वो भी 10 ही आएगी। किस तरह से? अब मैंने बताया ना कि अगर दो चीजों जिनका कंपैरिजन है उन दोनों को सिर्फ उठाओ, बाकी को छोड़ दो। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सेंटीग्रेड की और केल्विन की। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5। ये 5 उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये केल्विन सेंटीग्रेड की चेंज और केल्विन की चेंज आपस में क्या आई? बराबर। तो एक सवाल भी पूछा जाता है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री ऑफ केल्विन एंड सेंटीग्रेड कोइंसाइड, यानी कि कौन सी टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ सेल्सियस और केल्विन मिलेंगे एट इन्फानाइट। कोई पॉइंट नहीं होता जहां पर ये केल्विन और सेंटीग्रेड मिले, कहीं नहीं मिलते। आप इसका ऐसे समझ लो कि अगर दो बंदे साथ चल रहे हैं, ठीक है, एक एक कदम चल रहा है और दूसरा 2 कदम चल रहा है, अपना दूसरा भी 1 कदम चल रहा है, यानी कि दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस तय कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलकर किसी कई पॉइंट पर मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस कहीं पर पैरेलल लाइंस नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस कहीं पर नहीं मिलती। ये जो मैंने चेंज वाला और ये डिग्री वाला बताया, ये समझ में आया? ये मुझे बताएं थोड़ा, एमसी सिलेबस चेक कर। एसएस व्हाट इज आई? सही है, ओके, मोबाइल ले। अच्छा समझ में आया? मुझे थोड़ा बताएं ये चीज। माइक ऑफ कर और डिस्टर्ब कर वॉइस। सर चेंज वाला रिपीट करें, फिर ये मुझे सिलेबस खोले थे, माइक कनेक्ट करें। अच्छा आप सुने, जब डिग्री वाला, आप ये चीज याद कर लें, जब डिग्री हो ना, अगर मैं बोलूं 5 सेंटीग्रेड, केल्विन के अंदर कितने होंगे, तो ये आप क्या कर रहे हो? डिग्री को फाइंड कर रहे हो, यानी कि किसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू को। और जब आप चेंज देखते हो, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक, जी जी जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टेम्परेचर, ये सही है। फिर बताता हूँ, ये बाबा पूछ लेना मुझसे बाद में।
और आप किसी ने अभी अभी सवाल पूछा ये अपना डिग्री का, तो चेंज के लिए आपने क्या करना है, वहां पर क्लियर मेंशन होगा कि अगर डिग्री सॉरी अपना इस 3 आपके पास है ना इंस्ट्रूमेंट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तीनों में से किसी एक का नाम लेगा, बोलेगा इसके अंदर इतनी चेंज है टेम्परेचर की, तो उसके अंदर कितनी आएगी। तो ये याद कर लो बस आप एक चीज के, सेंटीग्रेड और केल्विन के अंदर चेंज बराबर आती है, ठीक है, क्योंकि इनकी डिग्री सेम है। ये आप इतनी बात अगर याद कर लो तो आपको समझ में आएगी। आगे जब मैं आप मजदूर करवाऊंगा ना ये चीजें, तो ये समझ आती जाएंगी, क्लियर होती जाएगी, क्योंकि बार बार जो चीजें रिपीट होती हैं वो समझ आने लगती हैं आराम आराम से। तो ये चीज मैंने नहीं बताई, न्यू बताई, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता थी ये चीज, इस वजह से। और इस पर मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको भेज दूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से करने हैं। सही है। चेंज के लिए क्या है कि ये वाला फार्मूला आप यूज करें, और डिग्री के लिए अगर 5 सेंटीग्रेड है, उसको बोले कि इसमें कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट या केल्विन में, तो सिंपल आपने ये फार्मूला लगाना है। और अगर ये आपने बोले अपना कोई क्वेश्चन के अंदर पूछे कि अगर चेंज डिग्री सेल्सियस के अंदर इतनी है तो बताओ फ़ारेनहाइट के अंदर कितनी होगी। अगर मैं बोलूं कि डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज है 5, डेल्टा सी कितनी है 5, तो फ़ारेनहाइट के अंदर कितनी होगी ये देखिए। अब फार्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन 5, इन दोनों को कंपेयर करना है। डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। अब ये 5 है, डेल्टा सी कितना है 5, तो ये 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। 5 5 में खत्म हो गया, और ये 9 जो है इधर डिवाइड करा, इधर अगर मल्टीप्लाई करेगा तो फ़ारेनहाइट के अंदर जो चेंज आएगी वो कितनी आएगी 9। ये चीज समझ आई। ये चीज क्लियर हुई। हाँ गुड, रजिस्टर करिए। बस 10 मिनट बाकी, फिर क्लास एंड करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। एक और पॉइंट लास्ट, पिक्चर बन रही बस ये सही है, एक और इम्पोर्टेंट कौन है, कल करेक्ट कर चल बोला, जल्दी कर। तो बहुत टाइम में टाइम हो गई। अच्छा, और एक चीज पढ़ते हो आप, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, क्योंकि यहाँ पर चेंज की बात हो रही है। मैंने कहा ना आपसे कि चेंज जो है दोनों की बराबर आएगी, चेंज दोनों की बराबर आएगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर हो 1 मोल गैस का, जब हम उसे हीट देंगे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, फिर वो केल्विन की हो या सेंटीग्रेड की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो हीट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अच्छा, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट को हम किससे जो है वो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी, ठीक है। तो सी इधर रखो आप, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एन यहाँ पर क्या है, मोल्स, डेल्टा टी क्या है, डिफरेंस ऑफ आवाज। अच्छा यहाँ पर देखें, डेल्टा टी है ना, तो ये चेंज है, चेंज ऑफ टेम्परेचर,
इसीलिए यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री 1 केल्विन लिखा है। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, लेकिन 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ये बार-बार बोलने में मुझसे मिस्टेक हो रही है कि 1 डिग्री केल्विन बोल रहा हूँ। केल्विन को डिग्री नहीं कहते हम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि इसको क्यों नहीं बोलते, ये वो इसको छोड़ दो आप। ठीक है, डेल्टा क्यू, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा T। ये किसका फार्मूला है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। अब यहाँ से आप डेल्टा क्यू अगर निकालें तो डेल्टा क्यू हो जाएगा C N डेल्टा T। सही है। अच्छा, और यहाँ पर दो चीजें होती हैं। ये हमने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा ना, तो एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट, इसको हम किससे जाहिर करते हैं? इसको हम C से जाहिर करते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको यहाँ पर हम छोटा सा सबटाइटल देकर V लिख लेंगे, CV। CV का क्या मतलब है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और प्रेशर के अंदर हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये बराबर किसके होगी? ये होगी बराबर अपना डेल्टा क्यू अपॉन N डेल्टा T। सही है। इसको ज्यादा छोड़ दें, इसको सीपी और सीवी का रिलेशन बाकी हम कल पढ़ेंगे। मैं जनरली आपको बता रहा था, सीवी किसको कहेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी किसको कहेंगे? कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बाकी कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी, बस एक चीज आप याद कर लेंगे, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी ग्रेटर देन सीवी, ये चीज आप याद कर लें, टू रिमेम्बर। इसके थोड़े बहुत रिलेशन में कल पढ़ाऊंगा, और जनरल प्रैक्टिस बाकी ये आज का आपका पीएनसी का जो पहला चैप्टर है वो समझो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हमने पढ़ लिया। उसके साथ साथ डिस्कस भी किया, आपसे पूछा भी कि कितना आपको समझ आया कितना नहीं आया। तो और उसके साथ आपके अगर कोई एडवाइस हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो, आवाज का प्रॉब्लम हो, तो आप अपना इंटरनेट बस स्टेबल रखा करो। और ये रिकॉर्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं, लेकिन क्या होता है कि अगर ये जूम की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये होती है हाई क्वालिटी के अंदर, तो ये अपना 1 GB 2 GB के अंदर चली जाएगी। अभी ये पता नहीं मुझे कि कितनी हुई है। तो अब अगर मैं इसको अपलोड करूंगा या निकालूंगा तो इसमें मुझे टाइम लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपना भी पढ़ना होता है, एक मेरी सिस्टर है उसे भी पढ़ाना होता है, और ये वाली क्लास भी है, और बच्चे फिजिकली भी आते हैं, तो ये थोड़ा टाइम मैनेज का इशू होता है। तो रिकॉर्डिंग में जो है वो थोड़ा बहुत देर वगैरह हो सकती है, तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई मिस्टेक हो या कोई समझ में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर मैंने कोई चीज गलत बता दी हो, तो आप अगर पढ़ ले, आपको समझ में आया कि ये चीज मैंने गलत बताई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं तो यू आर अपना फ्री टू मेक मी नोटिफाई। अब आप फ्री हैं कि मुझे जो है अपना नोटिस करवाएं ये चीज के लिए, आपने गलत बताई है या ये चीज आपने सही नहीं बताई। तो अभी ये लास्ट वाला पॉइंट मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आप याद कर लें। मोलर स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। ठीक है, वीडियो ओपन हो गई। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लास्ट वाला पॉइंट सुन लें बस, एंड करते हैं। हीट रिक्वायर्ड, हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी? 1 मोल की एनर्जी बढ़ाने के, और 1 मोल का जो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। और इसकी दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन हम ऐसी रखते हैं जहां पर जो है हम प्रेशर कांस्टेंट रख देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसे हम बोलते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और एक ऐसी कंडीशन रखते हैं जहां पर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं, तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपने याद करनी है। और सीपी और सीवी का रिलेशन, और गामा का रिलेशन, गामा कितना है, मोनोएटॉमिक का कितना है, डायटोमिक का कितना है, वर्क डन किस में मैक्सिमम होगा, किस में मैक्सिमम मिनिमम होगा, ये वाली चीजें। और थोड़े बहुत जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो कल पढ़ेंगे। आज का तकरीबन जो आपका थर्मोडायनामिक्स वाला पोर्शन था अकॉर्डिंग टू पीएनसी सिलेबस, वो तकरीबन एंड हो चुका है।
और उसके अंदर सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके अंदर सवाल आते हैं तो इसका मैं हल्का-फुल्का आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा कि इसके अगर सवाल आते हैं तो ये आपने किस तरह से करना है, ठीक है? अदरवाइज़ वी विल बी द डे आफ्टर टुमारो वी विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी, उसके बाद हम मूव करेंगे, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई एडवाइस हो तो आप वो मुझे मैसेज कर देना, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? क्लास आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई है तो अभी पूछ सकता है, माइक ऑन करूँगा मैं उसका। 20 messages a chance, hi। ठीक है? अगर किसी को कोई क्रिस्टल क्लियर, ओके, थैंक यू। और मज़ीद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज़ नहीं ना ना समझ आई हो। अच्छा, ये थोड़ा बहुत लाइटनिंग का इश्यू आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर कांग्रेचुलेशन ऑन डिलीवरिंग द वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू। सही है। सर हीट ऑर्डर्ड मोशन है या डिसऑर्डर्ड? ये मैं आपका सवाल थोड़ा समझा नहीं। अच्छा, वो अपना एक सवाल है एंट्रोपी का। एंट्रोपी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है? और जब से ये यूनिवर्स बड़ी है और नेचर की टेंडेंसी होती है डिसऑर्डर में जाना। आप बच्चों को लाइन में खड़ा करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद उसको छोड़ दोगे तो ये इधर-उधर हो जाएँगे। तो डिग्री ऑफ जो डिसऑर्डर है उसे हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी वाला शायद आप रिलेट कर रहे हो हीट के साथ। वैसे हीट डिसऑर्डर्ड है या अपना ऑर्डर्ड, ये इस तरह से मेरे को समझा नहीं कि आप क्या पूछ रहे हो। बाकी जो रिलेटेड था आपके सवाल से वो मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी के पास मज़ीद सवाल हो तो वो पूछे मुझसे। अच्छा, अगर किसी के कोई ये 2-3 एडमिन लगे हुए हैं ना ग्रुप के, तो मेरा नंबर नोट कर लें। अगर जिसको कोई प्रॉब्लम है वो इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, 0303 0198238। ये वाला नंबर मेरा है, ये मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर लें अगर जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो। बस ग्रुप में मैसेज करें ठीक है? तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।